हाय एवरीवन, हेलो प्यारे बच्चों। क्या मैं लाइव आ गया हूँ बेटा? एक बार मुझे बताओगे, एम आई लाइव? ओके, सो एक सेकेंड ना। ठीक है, ओके ठीक है, सही चल रहा है सब, है ना? आ रही है आवाज़। क्या हालचाल बच्चों? तो हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स कर रहे हैं इस बैच के अंदर। ट्रिग्नोमेट्री की क्लास हो चुकी है ना? डिफरेंशिएशन की क्लास हो चुकी है, अभी इंटीग्रेशन की क्लास है। अच्छा, लेक्चर्स यहाँ पे दूसरे आ रहे थे कुछ बीच में, जैसे कल मैंने पेपर डिस्कशन लिया था रीनीट का, है ना, और कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह में डाल रहा था, बिकॉज सो मच इज गोइंग अराउंड, है ना। बट हाँ, आज हम लोग फिर से बेटा इंटीग्रेशन यहाँ पे करने वाले हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ। डिफरेंशिएशन तो अपना किया हुआ है ना? डिफरेंशिएशन की स्लाइड आपको दिख रही थी, बट वो तो हम कर ही चुके हैं, है ना। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डू व्हाट? आज हम लोग बेटा इंटीग्रेशन कर लेंगे, है ना, और कोशिश करेंगे कि इंटीग्रेशन अपना पूरा का पूरा अपना आज फिनिश हो जाए बेटा। उसके बाद जो बेसिक मैथमेटिक्स है इसमें हम लोग वेक्टर कल शुरू कर देंगे, ठीक है ना। सो टुमारो आई विल बी डूइंग वेक्टर। तो वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, है ना, वेक्टर के बेसिक्स, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये थोड़ा सा बड़ा है, इसमें 2 से 3 लेक्चर तक हमें लग सकता है, बट इंटीग्रेशन तो आज एक ही लेक्चर में बेटा हो जाएगा। तो ये बेसिक्स हैं जो बहुत सारे चैप्टर्स में आपको काम आएंगे, स्पेशली मोशन इन 1D जब आप पढ़ोगे तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत काम आएगा, और मोशन इन 2D जब आप पढ़ोगे तो वेक्टर आपको काफी काम आएगा, ठीक है। चलिए बेटा, तो लेक्चर को शुरू करें। लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ाया था मैंने आपको? देखो, डिफरेंशिएशन बताया था कि डिफरेंशिएशन कुछ नहीं होता, स्लोप ही मिलता है डिफरेंशिएशन से। हम लोग स्लोप को भी dy/dx बोलते हैं और डिफरेंशिएशन को भी ऐसे ही हम लोग लिखते हैं, है ना बेटा। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको रूल्स बता दिए थे डिफरेंशिएशन के, है ना, बहुत सारे रूल्स बताए थे बेटा, ठीक है। ये जैसे साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स का क्या होता है, सारे बता दिए थे, और ई की पावर एक्स का क्या होता है वो सब भी बताया था, एक्स की पावर एन का भी बताया था, है ना बेटा। मान लो आप डिफरेंशिएट करते हो d/dx एक्स की पावर n को, तो आंसर आता है nx की पावर में n-1, है ना। तो ये भी मैंने आपको कराया था। तो इसके बेसिस पे हमने अच्छी खासी बेटा प्रैक्टिस करी थी और सब कुछ समझा था, और डिफरेंशिएशन को हमने बढ़िया से फिनिश किया था बेटा। हमने देखा था डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं जब दो चीजें हो मल्टीप्लाइड में, u इंटू वी रूल, है ना। फिर हमने देखा था अगर डिवाइडेड बाई में हो, यानी कि u अपॉन v हो, तो कैसे करना है वो भी समझाया था। और फिर लास्ट में मैंने आपको बेटा एक चेन रूल सिखाया था कि अगर एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन छुपा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ है कि d/dx साइन, और इसके अंदर है आपका x² + 1, तो इसको करने का भी तरीका मैंने आपको बताया था कि पहले आप x² + 1 को इग्नोर करो, साइन का कॉस लिख दो डिफरेंशिएशन, है ना, तो ये बन जाएगा आपका cos x² + 1, और फिर बेटा इसको अलग से डिफरेंशिएट कर दो, यानी कि d/dx कर दो आप x² + 1 का अलग से, है ना। तो ये तो है ही, और फिर इसका डिफरेंशिएशन करके लिख दो। तो ये तरीके मैंने आपको सिखाए थे। नाउ दिस इज अप टू डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन गिव्स यू स्लोप, रूल्स आपको सारे याद होने चाहिए, मैंने पढ़ा दिया है, और आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अब आते हैं बेटा हम लोग इंटीग्रेशन के ऊपर, है ना। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? इंटीग्रेशन, ठीक है। देखो यार, इंटीग्रेशन को अगर आपको समझना है तो आप ऐसे समझो कि ये कुछ नहीं है, ये एक्चुअली सम है। सम मतलब क्या बेटा? जब आप बहुत सारी चीजों को जोड़ते हो, उसका एक टूल है, छोटी 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 चीजों को आप जोड़ते हैं, उसका ये एक बेटा टूल है। और ये अगर आप देखेंगे तो दो टाइप का होता है इंटीग्रेशन। एक होता है बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन, है ना, जहां पे आपको एक लिमिट दी गई होती है, और एक होता है बच्चे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। एक होता है आपका इनडेफिनेट, जहां पे कोई लिमिट नहीं होती है। मैं दोनों आपको क्लियर कर दूंगा। अब एक चीज सुनो बेटा, इंटीग्रेशन यानी कि सम देता है आपको, है ना, जोड़ के देता है चीजों को, ठीक है। डिफरेंशिएशन क्या करता था? स्लोप देता था, स्लोप। ये क्या देता है? एरिया अंडर ग्राफ। अच्छा, इसको पहले समझते हैं। देखो, मान लीजिए आपके पास कोई तो ग्राफ है, ठीक है बेटा, ये देखो, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। अब मैं कहता हूं कि ठीक है यार,
मेरे पास कोई तो रैंडम सा ग्राफ है, अगर किसी भी पॉइंट का मेरे को स्लोप चाहिए, इंक्लिनेशन विथ एक्स एक्सिस, है ना, स्लोप चाहिए, तो स्लोप मुझे ऐसे मिलेगा dy अपॉन dx, जिसको मैं डिफरेंशिएशन कहता हूं, है ना। लेकिन अगर इसी ग्राफ में मुझे बेटा स्लोप नहीं बल्कि एरिया अंडर द ग्राफ चाहिए, कि भाई इस ग्राफ ने यहां पे कितना एरिया लिया हुआ है ना, कितना एरिया है, तो एरिया बेटा इंटीग्रेशन से दिया जाता है। किससे दिया जाता है? इंटीग्रेशन से दिया जाता है एरिया। और इस इंटीग्रेशन को लिखते कैसे हैं सर, है ना, हाउ डू वी राइट इट डाउन? तो बेटा इसका एक तरीका होता है, देखो इसको ऐसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन का साइन ये है सांप की तरह, है ना, सांप बना दिया आपने, और यहां पे आप लिखते हैं बेटा y इंटू डी एक्स, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझते हैं, ये है क्या चीज आखिर, है ना, ये y dx ही क्यों लिखा, है ना, x dy क्यों नहीं लिख दिया? x dy लिखोगे तो इधर का एरिया आ जाएगा, ग्राफ का इस एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन ऑफ एरिया, बट y dx ही क्यों लिखा, फिर ये सांप क्यों लगाया, है ना, ये सब सवाल आपके मन में उठने चाहिए। देखो बेटा मैं आपको समझाता हूं, देखो थोड़ा सा इंटीग्रेशन को फील करो ना तो मजा आएगा आपको। ये y है और ये x है, ठीक है। मान लो आपके पास एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है बेटा, ठीक है ना। अब यहां पे कुछ तो वैल्यू है, मान लो यू नो x की कुछ तो वैल्यू है, मान लो x2, और यहां पे कुछ तो वैल्यू मान लो x1, और ये है आपकी कुछ तो y की वैल्यू, है ना। हाउ विल वी कैलकुलेट एरिया अंडर द ग्राफ? सर ये तो रेक्टेंगल है, इसका तो आराम से निकाल लूंगा मैं, है कि नहीं बेटा। तो ये देखो, ये हो गया आपका हाइट हो गया आपका कितना, y के बराबर, है ना। और ये क्या हो गया बेटा, x2 माइनस x1, है ना, ये जो विड्थ है वो हो गया x2 माइनस x1, जिसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा x, और अगर वो छोटा डिफरेंस है तो dx भी लिख सकता हूं। dx का मतलब होता है छोटा सा चेंज, डेल्टा x का मतलब होता है बड़ा चेंज। तो जब बहुत इनफाइनाइटेसिमल चेंज आप लेते हैं तो dx लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए बड़ा सा चेंज है और ये y हो गया, तो बेटा एरिया आप क्या लिख दोगे बताओ? एरिया आप लिखोगे y यानी कि हाइट इंटू डेल्टा एक्स यानी कि ब्रेड्थ, हो गया, है ना, y इंटू डेल्टा एक्स। लेकिन ये तभी कर सकते हो ना जब रेक्टेंगल होगा, क्योंकि रेक्टेंगल का ये होता है ना कि हाइट इंटू ब्रेड्थ कर लिया, हो गया। अब मैं यहीं पे आपको बोलूं कि नहीं यार मेरे पास ना रेक्टेंगल नहीं है, कोई तो एक अजीबो गरीब सा ग्राफ है, और वो अजीबो गरीब सा ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, मान लो इसको यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं कि ये कुछ ग्राफ ऐसा सा दिखता है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है, ये ऐसा सा दिखता है, ओके बेटा। अब मेरे को अगर एरिया निकालना है, मान लो यहां तक का एरिया निकालना है, तो ये रेक्टेंगल तो है नहीं है, ट्राइंगल भी नहीं है, पता ही नहीं क्या है भाई, मुझे नहीं पता क्या है ना। हो सकता है y का इक्वेशन गिवन हो एज अ फंक्शन ऑफ x, बट कौन सा है मुझे नहीं पता, तो डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं लगा सकता मैं कि मैंने y और डेल्टा x को मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जब भी हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं कि कोई फंक्शन डायरेक्टली या फिर लगातार वेरी कर रहा है, वेरिएशन है किसी फंक्शन का, और मेरे को टोटल चीज निकालनी है, तो मैं क्या करता हूं बेटा, मैं एक छोटा सा, बहुत छोटा सा इनफाइनाइटेसिमल एलिमेंट लेता हूं यहां पे, बहुत छोटा सा है ये। सो इसकी जो विड्थ है बेटा वो बहुत छोटी है। देखो बड़ी विड्थ होती है तो उसको डेल्टा एक्स बोलते हैं, अच्छा छोटी सी विड्थ होगी, बहुत पतला सा स्ट्रिप होगा तो क्या बोलेंगे उसको, dx विड्थ बोलेंगे, है ना, dx स्मॉल चेंज इन x। तो इसकी जो विड्थ है बेटा वो है मान लो dx, ठीक है। इसकी जो हाइट है उस मोमेंट पे उसको बोल लेते हैं y। अब सोचो कोई बड़ा सा ऐसे स्ट्रिप हो, यहां पे कुछ अलग शेप हो तो चलो समझ में आता है, लेकिन अगर सोचिए बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो यहां कोई भी शेप हो उसको आप स्ट्रेट लाइन मान सकते हो? अरे बहुत छोटा है यार, ये यहां से यहां तक बहुत स्मॉल गैप है, मतलब मैंने तो फिर भी बहुत बड़ा बनाया है, आपको इसको माइक्रोस्कोप में देखना पड़े, इतना छोटा है ये, इनफाइनाइटेसिमल, है ना। तो सोच यार इसको तो स्ट्रेट लाइन मान सकता हूं ना मैं, बहुत छोटे के लिए, है ना, बहुत छोटे में क्या ही वो कर्व रहेगा, स्ट्रेट लाइन मान सकता हूं। तो ये जो स्ट्रिप आप देख रहे हैं ना छोटा सा, इसको एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप माना जा सकता है, रेक्टेंगुलर माना जा सकता है ना। मैं मानता हूं कि ये इधर कर्व है तो रेक्टेंगल नहीं बनेगा, लेकिन ये देखो डिस्टेंस इतना ज्यादा है नहीं, ज्यादा डिस्टेंस है तो आप दिखेगा कि हाँ कर्व है यार, मैंने बहुत छोटा डिस्टेंस लिया तो कर्व दिखेगा ही नहीं, मुझे लगेगा यार वो तो स्ट्रेट लाइन ही है। तो अगर ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया, इस स्ट्रिप का एरिया कितना हो गया, तो हो गया y इंटू डी एक्स, जैसे यहां पे लिखा था आपने रेक्टेंगल का, इसका हो गया y इंटू डी एक्स। लेकिन सर ये तो इतना सा ही एरिया देगा ना,
सिर्फ स्ट्रिप का एरिया देगा। किसका एरिया देगा बेटा? सिर्फ स्ट्रिप का देगा, छोटा सा एरिया देगा, इतना सा एरिया देगा। मेरे को तो पूरा एरिया चाहिए यहां से यहां तक, है ना, पूरा एरिया चाहिए। मान लो अगर ये वैल्यू आपकी x1 है और ये वैल्यू आपकी x2 है, अब मान लो ये 2 मीटर होगा या 0 होगा वटेवर, और ये 4 होगा, जो भी वैल्यू लोगे आप, तो x1 से x2 तक पूरा एरिया चाहिए मुझे। तो ये जो पूरा एरिया निकालने का काम करता है, यानी कि सभी स्ट्रिप्स का सम लेने का काम, सभी को जोड़ने का काम, वही बेटा इंटीग्रेशन करता है। तो जैसे मैं यहां पे लगाऊंगा ना ये सांप लगाया ना बेटा, तो सांप मुझसे पूछेगा भाई कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना चाहते हो, तो मैं बोलूंगा बेटे x1 से x2 तक कर दे। तो यहां नीचे लिमिट आ जाएगी x1, ऊपर लिमिट आ जाएगी x2। अब ये जो क्वांटिटी है ये तुम्हें एरिया दे देगी, ये तुम्हें बेटा एरिया दे देगी, है ना। तो आप x1 से x2 तक उसको इंटीग्रेट कर दीजिए y dx। समझ आ रहा है बेटा, है ना। तो देखो कहां से कहानी शुरू हुई कि भाई रेक्टेंगल होता तो एरिया होता y डेल्टा x। अब यहां तो अजीबोगरीब ग्राफ था, बट मैंने एक छोटा सा रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनाया, छोटा सा स्ट्रिप बनाया। अब उसको रेक्टेंगुलर माना गया क्योंकि बहुत छोटा है, तो रेक्टेंगल के जैसा ही दिखेगा। अब उसका एरिया मैंने लिखा y इंटू डी एक्स, बट मेरे को पूरा एरिया चाहिए। पूरा एरिया कैसे मिलेगा? इंटीग्रेशन करके मिलेगा। और इंटीग्रेशन की लिमिट कहां से कहां तक होगी? x1 से x2 होगी। अब मैं आपको ये चीज प्रूफ करके दिखाता हूं, क्योंकि जब तक मैं प्रूफ नहीं करूंगा आपको मजा नहीं आएगा। देखो मैं समझाता हूं। एक रूल पहले तो लिखो आप, है ना, एक इंटीग्रेशन का आप पहला रूल लिख लो, रूल कह लो या फिर आप इसको फॉर्मूला कह लो बेटा, ठीक है। देखो क्या रूल है, देखो। सो जब भी आपके पास y इज इक्वल टू x की पावर n ऐसा कुछ होगा, ठीक, और अगर आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो y dx, तो देखो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन y के जगह पे आएगा आपके x की पावर n dx, यही हुआ ना, y dx इंटीग्रेशन कहलाता है। y के जगह पे आपने x की पावर n डाला, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है बेटा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये आपको याद रखना, ये रूल है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx बराबर ये होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यू हैव टू रिमेंबर दैट, है ना। अच्छा अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं। मान लो y बराबर एक्स क्यूब दिया बेटा, करो इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब dx हो गया, है ना। तो एक्स क्यूब हो गया x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, है ना। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। समझ आ रहा है? इसको बोलते हैं बेटा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इसमें देखो कोई लिमिट नहीं है कि 0 से 1 करना है कि 1 से 2 करना है। जब भी आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करोगे आपको यहां पे एक प्लस कांस्टेंट भी लगाना है, प्लस c। ये कई बच्चों को नहीं पता होता कि क्यों लगाते हैं, मैं अभी थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट फिलहाल के लिए जो मैं बोल रहा हूं वो समझिए आप। जब आप लिमिट नहीं लगा रहे हो तो आपको आंसर जो भी आया इंटीग्रेशन करके उसमें एक प्लस c लगाना है, प्लस कांस्टेंट। वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, क्या होता है कैसे होता है मैं बताऊंगा, है ना। अभी के लिए पेशेंस रखो आप। तो देखो सिंपल सा रूल है, क्या, x की पावर में n है तो मेरा इंटीग्रेशन x की पावर में n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अच्छा अब जैसे बेटा डिफरेंशिएशन में करते थे, मान लो मेरे को दिया है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, इसे मुझे इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो मैंने लिखा इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर इंटू dx, है ना, y dx, y ये रहा, है ना, 3x स्क्वायर dx। तो जो भी आपका कांस्टेंट है बेटा, 3 इज अ कांस्टेंट, है ना, ये सबसे पहले इंटीग्रेशन के बाहर आएगा। तो ये बाहर आके बैठ गया। कांस्टेंट को हम याद है डिफरेंशिएशन में भी बाहर ले लेते थे, यहां पे भी बाहर ले लेते हैं, राइट। अच्छा अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर dx बच गया सर, एक्स स्क्वायर dx बच गया। तो देखो बेटा 3 तो बाहर वेट कर रहा है, x की पावर n तो उसका इंटीग्रेशन है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो x की पावर n प्लस 1 क्या मिलेगा, 2 प्लस 1 यानी कि 3 अपॉन n प्लस 1, 2 प्लस 1 यानी कि 3। तो ये 3 कैंसिल हुआ और आप यहाँ पे एक प्लस c लिख दो, तो एक्स क्यूब प्लस c आंसर है बेटा, एक्स क्यूब प्लस c इसका आंसर है बच्चों, ठीक है। तो पहले मैं आपको रूल समझा रहा हूं, रूल समझ में आ रहा है, x की पावर n रहेगा तो ऐसे करना है, ठीक है बेटा। अच्छा जी और देखो मान लो आपको मैं बोलता हूं कि भाई y बराबर सिर्फ x है, इंटीग्रेशन करना है इसका, है ना। तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन y dx, यानी कि इंटीग्रेशन y के जगह भी x आ गया, x dx। अब क्या लगाएंगे आप इसमें, देखिए
x की पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो 1 है ना, कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, तो x की पावर n का फॉर्मूला लगा दो, है ना। तो x की पावर n का क्या फॉर्मूला था, x की पावर n प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1 2 अपॉन n प्लस 1 यानी कि 2 प्लस c लिख दो, ये आपका आंसर हो गया बेटे। तो y बराबर अगर x रहेगा तो ऐसे करना है भाई, है ना। अच्छा, अब मैं आपको और कुछ एग्जांपल्स देता हूं, ठीक है। देखो बेटा, मान लो y इज इक्वल टू 3 है यानी कि कांस्टेंट है, y इज इक्वल टू क्या है बेटा, 3 है यानी कि एक कांस्टेंट है। आपको याद होगा डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट की जब डिफरेंशिएशन हम लोग करते थे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, तो आंसर बेटा 0 होता था, याद है। इफ यू डिफरेंशिएट अ कांस्टेंट टर्म, 3 का डिफरेंशिएशन 0, 4 का डिफरेंशिएशन 0। देखते हैं यहां क्या होता होगा, है ना, देखते हैं यहां क्या होता होगा, ठीक है बेटा। देखो मैंने लिखा इंटीग्रेशन y dx, ठीक है, तो यहां पे आया बेटा 3 dx, है ना, y की जगह पे क्या आ गया 3 dx, ठीक है। 3 को मैंने बेटे बाहर निकाला, अंदर क्या बचा बच्चे, dx, है ना, इंटीग्रेशन dx। अब आप मुझे सोच समझ के बताओ, है ना, कि इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, इसका आंसर कितना आना चाहिए। बहुत बढ़िया चीज है। सो कई बच्चों ने पढ़ा भी होगा कि dx का इंटीग्रेशन, अगर खाली यहाँ पे dx है, इंटीग्रेशन dx, तो दिस इज इक्वल टू x, इसका आंसर आता है x। कैसे समझेंगे सर इसको, देखो बेटा, यहां पे अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है भाई, dx के साथ कुछ नहीं है मतलब इसका मतलब 1 तो है ही, है ना, 1 तो है, 1 इंटू dx, ठीक। अच्छा, अगर इसके फॉर्म में लिखना चाहता हूं, x की पावर n के फॉर्म में मैं लिखना चाहता हूं, तो 1 को क्या लिख सकता हूं, x की पावर 0, ये एक तरीका है इसको समझने का, ठीक है। x की पावर 0 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो सर आप, x की पावर 0। अब सोचो 3 तो बाहर है, x की पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यही तो होगा, n को आप 0 मान लो, है ना। तो व्हाट आर यू गेटिंग नाउ, 3 इंटू x की पावर 0 प्लस 1 यानी कि x की पावर 1, और ये 0 प्लस 1 वो भी 1, तो आंसर आ रहा है बेटा 3x। तो हमेशा याद रखिए, अगर आपके पास ऐसा है इंटीग्रेशन सिर्फ dx है तो आंसर आता है बेटा x, है ना। अगर सिर्फ इंटीग्रेशन dx लिखा है आंसर आता है बेटे x के बराबर। समझ गए मेरी बात, यस। चलो नोट डाउन करो फटाफट। ठीक है बेटा। अच्छा, अब देखो बेटा, मैंने क्या बोला था कि इंटीग्रेशन आपको एरिया निकाल के देगा, है ना, और एरिया आप ऐसे निकालोगे, इंटीग्रेशन y dx से, y का फंक्शन यहां पे डालना होगा, और लिमिट आप लगाएंगे बेटे x1 से लेके x2 तक, यही पढ़ा है, ठीक है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने बोला कि भाई मेरे पास एक ग्राफ है, इधर आपका y एक्सिस, इधर आपका x एक्सिस, ठीक है बेटा, और ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो आपने अगर कभी पढ़ा है स्ट्रेट लाइन, वैसे मैं ग्राफ आपको आगे पढ़ाऊंगा, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो इसको बोलते हैं बेटा y बराबर mx बोलते हैं इसको, है ना, ओरिजिन से पास हो रहा है और स्ट्रेट लाइन है, इसको y बराबर mx बोलते हैं, m इज कॉल्ड स्लोप। अब देखो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, y बराबर लेट से 3x, है ना, या फिर चलो आप 2x लिख लो, चलो, है ना, 2x लिख लो, वो तो क्वेश्चन है, ये गिवन रहेगा आपको, है ना बेटा, ये क्वेश्चन है, ये बेटा आपको गिवन रहेगा, ठीक। अब आपको बोला गया कि भाई मुझे एक बात बताओ, अगर ये x बराबर 0 है यानी कि यहां पे x1 की वैल्यू आपकी 0 हो गई, है ना, और इसको हम लोग कितना ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं x2 बराबर लेट से 2 ले लेते हैं, 2 मीटर, है ना बेटा। तो एक ग्राफ गिवन है y बराबर 2x, यहां पे 0 है वैल्यू x की, और यहां पे x की वैल्यू आपकी 2 है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है इस ग्राफ के अंदर कितना एरिया होगा, वो आप मुझे बताओ, ठीक है। ध्यान से सुनो, पेन नीचे रख दो, पहले सुन लो। क्या मैं इसको इंटीग्रेशन से कर सकता हूं, हाँ सर इंटीग्रेशन से हो जाएगा, लेकिन यार ये तो ट्राइंगल है, तो एक काम करते हैं ना, पहले ट्राइंगल का एरिया लगाते हैं, फिर देखते हैं इंटीग्रेशन से भी देख लेंगे। देखो बेटा,
ट्राइंगल में अगर आप ये बेस देखोगे इसका तो कितना है 0 से 2, यानी कि ये 2 हो गया। अभी देखते हैं हाइट कितना है। हाइट मतलब यहाँ पे y की वैल्यू, तो सोचो अगर x यहाँ पे 2 है, x अगर 2 है तो अगर मैं x बराबर 2 डालता हूं तो यहाँ पे y कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा। तो ये जो हाइट है वो 4 हो गया। आया, हाइट निकालना है आपको भाई, y का फंक्शन गिवन है ना 2 इंटू एक्स, तो यहाँ पे x बराबर 2 है, 2 डाल दो तो 2 2 जा 4 हो गया, y बराबर 4। नाउ इफ आई कैलकुलेट एरिया, तो बेटा एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, हाफ इंटू बी इंटू एच, सबको पता है ट्राइंगल का एरिया यही होता है ना। अच्छा, तो मैंने लिखा हाफ, ठीक है। बेस कितना हो गया बेटा 2, बेस हो गया आपका 2, और हाइट कितना बेटे 4, तो मेरा एरिया आ रहा है बेटा 4 यूनिट। ये बहुत सिंपल था, नो इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड। बट मैं यहां पे आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि इंटीग्रेशन आपको एरिया देता है, और आप इंटीग्रेशन भी करोगे तो आपको एरिया मिलेगा। अब देखो इंटीग्रेशन टूल से करते हैं इसी को, है ना। ये तो नॉर्मल हो गया, हाफ इंटू बी इंटू एच कर दिया, 4 आ रहा है। अभी देखते हैं इंटीग्रेशन से कितना आता है, उससे भी उतना ही आना चाहिए जितना यहाँ पे आ रहा है ना। तो देखो इंटीग्रेशन, यानी कि अगर मेरे को यहां से एरिया चाहिए तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, लिमिट होगा x1 से लेके x2 तक। अच्छा, अब देखिए बेटा इंटीग्रेशन है ना y dx, y कितना है मेरे पास, y का क्या इक्वेशन है 2x, तो x के फॉर्मेट में जो भी दिया है वो आप यहां पे डाल दो 2x dx, और लिमिट है बेटा x1 से x2 यानी कि 0 से 2, है ना, यहां पे आएगा 0, यहां पे आएगा 2। इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसमें आप लिमिट लगा रहे हैं, है ना। अब देखिए बेटा क्या सिखाया था आपको, जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाता है, तो 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा x की पावर 1 dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, बोले तो x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, है ना। इसको ब्रैकेट में लिख लो आप, इसको ब्रैकेट में लिखो। अच्छा, मैंने इंटीग्रेशन साइन अब हटा दिया क्योंकि इंटीग्रेशन हो चुका है। ये साइन तभी तक रहेगा सांप वाला जब तक इंटीग्रेशन हुआ ना हो, अब तो हो चुका है, x की पावर 1 dx का लिख दिया x स्क्वायर बाई 2, है ना। ठीक, अब इसमें आप लिमिट दिखा दो कि भाई 0 से 2 तक की लिमिट है, ठीक। अच्छा, वैसे भी देखोगे तो ये 2 और ये 2 तो कैंसिल ही हो रहा है, तो इसको एक स्टेप और यहां पे लिखते हैं बेटा, एक स्टेप और लिखते हैं। मेरे पास बचा है सिर्फ एक्स स्क्वायर और लिमिट है 0 से लेके 2। अब सुनना कि लिमिट कैसे निकालते हैं, मतलब लगाते कैसे हैं लिमिट, है ना। ये एरिया दे रहा है आपको, है ना, एरिया दे रहा है ये, ठीक है। अब लिमिट कैसे लगाते हैं, पहले आप क्या करोगे, जहां भी आपको एक्स दिख रहा है पूरे फंक्शन में, वहां पे आप अपर लिमिट डालोगे बेटा, यानी कि 2 है ना अपर लिमिट, है ना, तो यहां पे आप x के जगह पे 2 डालोगे। तो जैसे ही आप 2 रखोगे x के जगह पे 2, तो क्या मिलेगा 2 का स्क्वायर मिल जाएगा, है ना। यहां x के जगह 2 का स्क्वायर अपर लिमिट हो गया। अब आप लगाएंगे एक माइनस साइन, और अब आप x के जगह पे लोअर लिमिट डालेंगे बेटा। लोअर कितनी है 0, इसको अपर बोलते हैं, इसको लोअर बोलते हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस, वो ऊपर है नीचे है ना, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट। अच्छा, तो अपर लिमिट 2 डाला तो 2 स्क्वायर, 0 डाला तो 0 स्क्वायर, लोअर लिमिट है, तो a बराबर कितना आ रहा है बेटा 4। इज इट मैचिंग द रिजल्ट यहां पे, हाँ बिल्कुल। आप बोलोगे सर ये आसान लगा मेरे को सर, है ना बेटा, ये आसान लगा क्योंकि ये ट्राइंगल बन रहा था। कल को कोई अजीबोगरीब ग्राफ गिवन होगा तो उसका तो तेरे को फॉर्मूला ही नहीं पता है। ट्राइंगल में तो हाफ इंटू बी इंटू एच कर लेगा बेटे, है ना, रेक्टेंगल में बी इंटू एच कर लेगा, लेकिन कोई और शेप आ गया तो कैसे करेगा, वो तो इंटीग्रेशन से ही होगा ना। तो मैंने ट्राइंगल का एग्जांपल लिया ही क्यों, आपको समझाने के लिए कि ऐसे करो चाहे इंटीग्रेशन से करो सेम आंसर आता है। एक चीज आपने नोटिस किया होगा, यहां पे मैंने इंटीग्रेशन करने के बाद प्लस सी नहीं लिखा है, तो एक चीज याद रखना, जब आप लिमिट लगा रहे हो, लिमिट आपने लगा दिया तो डेफिनेट इंटीग्रेशन बन गया वो, उसमें प्लस सी नहीं लिखते हैं। लेकिन अगर आप लिमिट नहीं लगाते हो, मान लो आपको कोई लिमिट नहीं गिवन है, आप लिमिट लगा ही नहीं रहे हो, तो उसको बोलते हैं बेटा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, उसमें आपको प्लस सी लिखना पड़ेगा। देखो यहां पे मैंने कोई लिमिट लगाई है क्या, कोई लिमिट है क्या बेटा, नहीं। यहीं पे मैं बोल दूं कि भाई लिमिट है 0 से 1, तो ये सी नहीं आएगा। एक बार आप यहाँ पे 1 रखेंगे, फिर माइनस करके आप इस पे 0 रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना। यहाँ पे भी आपका प्लस सी आएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे भी आपका अगर इंटीग्रेशन dx का लिख रहे हो तो x के साथ प्लस सी आएगा। तो कई बार देखो मैं भूल भी जाऊंगा लिखना प्लस सी को, है ना, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो, बट हाँ समझना चाहिए आपको कि जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं विदाउट एनी लिमिट तो वहां पे प्लस सी आएगा, ठीक है बेटा। चलो, तो अब आपको बेसिक्स
जो आइडिया होते हैं इंटीग्रेशन के वो आपको पता चल गया है। अब एक क्वेश्चन पे आते हैं कि सर ये प्लस सी आखिर आता क्यों है ना, प्लस सी आखिर आता क्यों है। उसके लिए बेटा आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन का नेचर समझना पड़ेगा। अच्छा एक चीज और बेटा, यहां पे एक और बात मुझे बोलनी थी, देखो एक चीज और ना, लास्ट चीज, ये जो y बराबर 2x है इसमें आपको क्या लगता है, y बराबर 2x में इसको जब आप y बराबर mx से कंपेयर करोगे बेटा तो स्लोप क्या है इसमें, स्लोप m है, mth स्लोप। तो स्लोप की वैल्यू कितनी है 2, स्लोप की वैल्यू कितनी बेटा 2। अच्छा स्लोप आपको कौन सा टूल देता है, इंटीग्रेशन? नहीं सर, इंटीग्रेशन तो मुझे एरिया देता है सर, है ना, इंटीग्रेशन तो मुझे एरिया देता है। तो स्लोप कौन देता है, डिफरेंशिएशन। तो अगर मैं y बराबर 2x को डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, ऐसे dy अपॉन dx, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, स्लोप मिलना चाहिए, है ना, और स्लोप कितना है 2, तो 2 मिलना चाहिए, है ना, 2 मिलना चाहिए। चलो करके देखते हैं, डिफरेंशिएशन तो लास्ट क्लास में पढ़ा ही दिया था मैंने। तो डी बाई डी एक्स, इस y के जगह आप डाल दो 2x, या आपने डाल दिया 2x। क्या सिखाया था डिफरेंशिएशन में, 2 बाहर आएगा सबसे पहले, 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा dx अपॉन dx जो कि 1 होता है ना, dx अपॉन dx, है ना, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा आपका 1। देख बेटा 2 आ रहा है, हाँ, हेंस प्रूव्ड कि दुनिया का कोई भी फंक्शन अगर आपको गिवन है, ये तो मैंने एग्जांपल के लिए दिया, कोई भी फंक्शन आपको गिवन है y बराबर x के फॉर्मेट में, अगर आप उसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपको स्लोप मिल जाएगा ग्राफ का, है ना, और अगर आप उसको इंटीग्रेट करके लिमिट लगा दोगे, ये देखो इंटीग्रेट करके लिमिट लगा दोगे तो आपको एरिया अंडर द ग्राफ मिल जाएगा। तो दीज टू आर वेरी पावरफुल टूल्स दैट इज यूज्ड इन फिजिक्स, ठीक है बेटा, फिजिक्स एंड मैथ्स ऑब्वियसली, ठीक है। चलो आई होप इट इज क्लियर, एक बार दिल बना दो बेटा जल्दी से चैट बॉक्स में, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए तो अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, आपके मन में सवाल होगा कि सर वो सी आखिर आता क्यों था, है ना। देखो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक साइकिल की तरह है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। आप एक चीज समझना, मान लो बेटा मेरे पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, ध्यान से सुनिएगा, क्या फंक्शन है मेरे पास, एक्स स्क्वायर, राइट। मैंने क्या किया बेटा, इसको किया मैंने डिफरेंशिएट, देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं डिफरेंशिएट, तो करो साइड में इधर डिफरेंशिएट करो, तो आप क्या लिखोगे d बाई डी एक्स, और यहां पे y आता, y के जगह पे एक्स स्क्वायर डालोगे। डिफरेंशिएशन का रूल क्या पढ़ाया था, x की पावर n है तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, nx की पावर n माइनस 1, है ना, तो यहां पे आ गया n x की पावर n माइनस 1, कितना आ रहा है बेटा ये 2 माइनस 1 1, तो आपको आ रहा है आंसर 2x आ रहा है, देख रहे हो 2x आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आ गया, डिफरेंशिएशन 2x आ गया। अब एक काम करो, ये जो 2x आया ना उसको आप इंटीग्रेट करो। ये आपने क्या किया था, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया था, तो एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करके यहां पहुंच गए, 2x आ गया आंसर। अब 2x को अपन इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं 2x को इंटीग्रेट करूंगा तो क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन y dx, है ना, y के जगह पे 2x आ जाएगा, इसी फंक्शन को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं 2x dx। 2 जो है बेटे वो बाहर आ गया, है ना, जो अपना 2 है वो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा x की पावर 1 dx, तो x की पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, है ना, तो मैं लिखूंगा x की पावर n प्लस 1 यानी कि 2 अपॉन n प्लस 1 यानी कि 2 अगेन, तो ये कितना आ गया बेटा एक्स स्क्वायर। हॉ करना पड़ेगा, हॉ क्यों हॉ करना पड़ेगा, सुनो ध्यान से, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो 2x मिला, जब 2x को इंटीग्रेट किया तो वापस आ गया यहीं पे, ओके। तो ये एक साइकिल की तरह है, किसी फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करो तो एक दूसरा फंक्शन मिला आपको, जो आंसर आया है अगर उसको दोबारा इंटीग्रेट कर दोगे तो वापस वहीं पहुंच जाओगे जहां से चले थे। अच्छा जी, है ना। तो अगर आप किसी फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, फिर जो आंसर आया उसको इंटीग्रेट करते हैं, तो आप वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां से आप चले थे। तो ये कुछ रिवर्सिबल टाइप का है ना, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x,
2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर। बट सर अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ, चलो ये अच्छी बात है, बट अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि ये कांस्टेंट क्यों लिखते हैं, है ना। तो देखो मैं आपको बताता हूं। देखो मैं आपको बताता हूं, है ना, कांस्टेंट क्यों लिखते हैं। देखो बेटा, अब आप एक और एग्जांपल लो, 3 एग्जांपल लो आप, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 15, एक्स स्क्वायर प्लस 10, ठीक है। इनको डिफरेंशिएट करो आप बेटा, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर का तो 2x होता है डिफरेंशिएशन, है ना, एक्स स्क्वायर का देखो किया हुआ है, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, तो इसका तो 2x हो गया। अब ये बेटा कांस्टेंट है, 2 इज अ कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अच्छा ठीक है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन आ रहा है वो आ रहा है 2x ऊपर वाले का, ठीक है। इसका देखो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 15, एक्स स्क्वायर का अगेन 2x, 15 तो कांस्टेंट है 0, तो यार इसका भी 2x ही आ रहा है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 10, तो इसका भी आ रहा है 2x और इसका 0, तो इसका भी 2x आ रहा है। तो ये जो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ कुछ तो जुड़ा हुआ था कांस्टेंट, नो मैटर वो कांस्टेंट कितना था, इन सबका डिफरेंशिएशन, तीनों का डिफरेंशिएशन 2x ही आ रहा है, 2x ही आ रहा है। ये कौन सा है, क्या किया मैंने इस डायरेक्शन में, डिफरेंशिएशन किया, है ना। अब सोचो 2x का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करने से आप यहां पहुंच जाते हैं ना, यहां पहुंच जाते हैं ना। तो सोचो 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर भी हो सकता है ना। 2x का इंटीग्रेशन, अब उल्टा चलो, तो 2x का इंटीग्रेशन ये भी हो सकता है। भाई इसका डिफरेंशिएशन अगर 2x है तो 2x का इंटीग्रेशन यही तो होगा, है ना। और आप सोचो तो 2x का इंटीग्रेशन ये भी हो सकता है, इंटीग्रेशन उल्टा चल रहा हूं मैं, है ना, ये इंटीग्रेशन है, वापस आना मतलब इंटीग्रेशन, ठीक है ना, इंटीग्रेशन, और 2x का इंटीग्रेशन ये भी हो सकता है। तो यार डिफरेंशिएशन में तो एक ही आंसर आ रहा है कि यार इसको डिफरेंशिएट करो, चाहे इसको करो, चाहे इसको करो, चाहे इसको करो, सब आपको 2x ही देते हैं। तो डिफरेंशिएशन में तो श्योर हूं कि 2x ही आएगा। लेकिन जब मैं 2x को इंटीग्रेट करने जा रहा हूं, उल्टा चल रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं कि ये भी आ सकता है। अब आपको रूल पता है ना कि इसको डिफरेंशिएट करोगे ये आएगा, इंटीग्रेट करोगे वापस आ जाओगे, तो ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। तो मैं कंफ्यूज हूं कि एक्स स्क्वायर के आगे आएगा क्या, 2 आएगा कि 15 आएगा कि 10 आएगा, या यहाँ पे 0 है, एक्स स्क्वायर प्लस 0 क्या आएगा भाई। तो इसीलिए हमने बोला अगर आपके पास लिमिट नहीं है, लिमिट नहीं है गिवन आपको, तो आप क्या करो, जब आप इंटीग्रेट कर रहे हो ना 2x dx, तो आप इसका इंटीग्रेशन करो। चलो ठीक है, 2 बाहर आ गया, x की पावर 1 है तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हुआ, ये आपको दे रहा बेटा एक्स स्क्वायर आंसर, लेकिन साथ में आप एक प्लस सी लिख दो ताकि आप सेफ रहें, ताकि कल को आपसे पूछे कोई कि भाई 2x का इंटीग्रेशन इनमें से कौन सा है, ये या ये, आप बोलोगे सारे सही है। वो डिपेंड करता है बाउंड्री कंडीशन पे कि ये कांस्टेंट कितना होगा। तो हम टू बी ऑन अ सेफर साइड एक प्लस सी लिख के अपना पल्ला झाड़ देते हैं कि भाई प्लस सी होगा, वो बाउंड्री कंडीशन से निकलता है, वो सब एडवांस लेवल की चीजें, आपको जरूरत नहीं है, बट हाँ ये प्लस सी क्यों आता है ये मैं आपको समझाना चाहता था, ठीक है बेटा। तो ये लॉजिक है, इसका डिफरेंशिएशन भी 2x, इसका डिफरेंशिएशन भी 2x, इसका भी 2x, तो 2x का इंटीग्रेशन ये भी हो सकता है, इंटीग्रेशन ये भी हो सकता है, इंटीग्रेशन ये भी हो सकता है। तो हम श्योर नहीं है कि वो यहाँ पे क्या आएगा, इसलिए हम सीधा लिख देते हैं प्लस सी। तो आज के बाद आप कोई भी इंटीग्रेशन करो, है ना, उसमें आप प्लस सी लिख सकते हो। हालांकि जब काइनेमेटिक्स वगैरह आप पढ़ोगे तो इतना जरूरी नहीं होता है लिखना, है ना, वो तो मैं ही पढ़ाऊंगा, तो आप डोंट वरी अबाउट इट, है ना। चलो बेटा ये नोट डाउन करो, मैं अभी 1 मिनट में आया, है ना बेटा, जल्दी से नोट डाउन कर लो बेटा।
हेलो हेलो, ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है? चलो, तो हमने एक ही रूल अभी तक सीखा है, x की पावर n का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, लेकिन बाकी के रूल्स जो हैं वो अब आप एक्चुअली सीख चुके हो, आपको पता नहीं आप सीख चुके हो, ठीक है? मैं बताता हूं कैसे। देखो, बाकी के रूल्स आप कैसे सीख चुके हो मैं आपको बताता हूं। देखो, सो आपको मैंने डिफरेंशिएशन पढ़ाया था बेटा कुछ दिन पहले, है ना? डिफरेंशिएशन आपको पढ़ाया था कुछ दिन पहले। तो डिफरेंशिएशन में मैंने आपको एक पूरी लिस्ट दी थी यार, कि इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, इसका डिफरेंशिएशन ये होता है। मैं आपको दिखा भी देता हूं, और आज ये दोनों नोट्स मैं एक साथ टेलीग्राम पे आपके साथ भेज भी दूंगा, है ना? देखो बेटा, डिफरेंशिएशन मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था जैसे कि आप अगर साइन को डिफरेंशिएट करो तो कॉस आता है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अभी मैंने आपको क्या रूल सिखाया। अगर आप किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हो, लेट्स से साइन को डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो आपको आंसर याद है यहां से क्योंकि मैंने पढ़ाया था। तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x। अब सोचो आपसे कोई पूछे कि बेटा cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या बोलोगे? ऑब्वियसली उल्टा चलेंगे, अगर यहां से इस पे आ गए हम लोग तो cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x, है ना? sin x हो जाएगा। हाँ, एक प्लस सी जरूर जोड़ेंगे हम लोग, वो अलग बात है। तो अगर मैं टेक्निकली बोलूं तो भाई, अगर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं cos x को, है ना, cos x dx, तो इसका आंसर आएगा sin x प्लस सी। समझ आ रही बात? उल्टा हो जाता है। तो देखो, sin का डिफरेंशिएशन cos, तो cos का इंटीग्रेशन sin। आप आगे जा रहे हैं डिफरेंशिएट करके, आप वापस आ सकते हैं इंटीग्रेट करके, ठीक है? अब जैसे cos का डिफरेंशिएशन है माइनस sin, तो sin का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos। tan का डिफरेंशिएशन है sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan, ठीक है ना? ये आप डिफरेंशिएशन में गए, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया बेटा, है ना? वापस आगे इंटीग्रेट करके वहीं पहुंच जाओगे। cot का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर है, तो cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cot, एंड सो ऑन, ठीक है ना? ऐसे आप चलते जाइए, ऐसे आप चलते जाइए। तो मैं आपको सारी लिस्ट दे देता हूं, है ना? बट उस लिस्ट का रट्टाफिकेशन नहीं मारना है अपने को उसको लॉजिक से समझना है कि यार अगर मेरे को डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आता है तो इंटीग्रेशन में तो मेरे को बस उसको उल्टा ही करना है ना? उसको उल्टा करो और आंसर पाओ, खत्म। तो देखो, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं, अब इसको आप रटने मत बैठ जाना, ठीक है ना? आप ऐसे सोचना कि हाँ, साइन का क्या होता था डिफरेंशिएशन? कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन। तो देखो, है कॉस का इंटीग्रेशन साइन है, सही है ना? सिमिलरली आप बोलते थे कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो देखो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, एंड सो ऑन, है ना? ऐसा चलेगा, ठीक है? इसके अलावा बेटा कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मैं आपको बताता हूं, देखो, और वो डिफरेंशिएशन से ही समझा दूंगा। सो जब आप डिफरेंशिएट करते थे log x को, है ना, नेचुरल लॉग ऑफ x, नेचुरल लॉग ऑफ x, तो पता है आंसर क्या आता था? 1 अपॉन x। क्या आता था बेटा आंसर? 1 अपॉन x आता था। तो ये यहां से यहां आया, मैं डिफरेंशिएट करके आया। तो सोचो अगर 1 अपॉन x का कभी मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ गया, देखो आप फंस जाते हैं यहां पे, देखो कैसे फंसते। इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx, ठीक। अब कई बच्चे इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि x की पावर 1 है, कुछ नहीं है तो x की पावर 1 है, इसको ऊपर लाऊंगा तो x की पावर में -1 बनेगा, है ना? अब हो सकता है आप इसमें n+1 अपॉन n+1 वाला रूल लगा दो, है ना? तो आप बोलोगे x की पावर -1 यानी कि n+1 अपॉन -1+1, तो बेटा ये x की पावर 0 अपॉन 0 आ गया, है ना? इनडिटरमिनेट फॉर्मेट में आ गया, इनडिटरमिनेट फॉर्मेट में आ गया। तो जो x की पावर n वाला फॉर्मूला है ना, ये जो आपका फॉर्मूला मैंने बताया आपको, x की पावर n वाला कहाँ गया? हाँ, ये x की पावर n वाला, ये तब मत लगाना जब n बराबर -1 हो, है ना? ये मत लगाना आप तब, क्योंकि तब ये अलग केस बनेगा। क्या केस बनेगा वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, है ना? वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ बेटा। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 1/x का इंटीग्रेशन अवेलेबल है, तो ये ना करके, ये गलत है, ये रॉन्ग है, ये नहीं करेंगे आप सीधा बोलेंगे कि भाई log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा। तो इसका सिंपल आंसर है बेटा log x और प्लस c कर लो आप, है ना? तो 1/x का इंटीग्रेशन कोई पूछे तो log x है बेटा। समझ आ रहा है ना? अच्छा,
कल को अगर आपको ऐसा दिया जाए कि 1/x² dx, हाँ इसमें लगा लो x⁴n वाला, कोई इशू नहीं है। अब इसको आप क्या लिखोगे, x⁴2 को ऊपर लेके जाओ तो -2 बनेगा, है ना, यहाँ पे dx आ जाएगा। अब आप लगा लो x⁻² + 1 अपॉन -2 + 1, तो ऊपर आ रहा है बेटा x⁻−1, नीचे आ रहा है -1, तो आ जाएगा -1/x, है ना, ये -1 और x⁻−1 को क्या लिख सकते हैं, नीचे लाके x लिख सकते हैं, तो -1/x आ गया। तो बाकी पावर में आप लगाओ, लेकिन अगर x की पावर -1 का केस बन रहा है, यानी कि 1/x का केस बन रहा है, तो x⁻n+1 से मत करो। क्यों? क्योंकि मेरे पास है उसका रिजल्ट डायरेक्टली, देखो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x। आई होप यू आर क्लियर विद दैट बेटा, है ना बच्चों? चलो वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसके अलावा और जैसे कि मैंने एक और आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर आप d/dx e⁻x निकालते हो तो आंसर भी e⁻x ही आता है ना। तो मैंने बोला e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x, तो इसका इंटीग्रेशन भी e⁻x, है ना। तो कल को कोई बोले कि भाई इंटीग्रेशन e⁻x dx निकालो, तो क्या बोलोगे, e⁻x ही होगा, चाहो तो +c कर लो, और क्या करोगे, है ना, आप चाहो तो +c कर लो। ठीक है बेटा, डन है डन है डन है, बिल्कुल। चलो अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, है ना, वो हालांकि फिजिक्स में एक दो जगह ही काम आता है ना, बट वो आना चाहिए आपको, वो आना चाहिए आपको। देखो क्या चीज, देखो बेटा, डिफरेंशिएशन में मैंने आपको चेन रूल सिखाया था, मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं। मैंने बोला था कि मान लो आप d/dx sin 2x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये डिफरेंशिएशन है, रिवाइज करा रहा हूं। तो हम बोलते थे पहले जो अंदर फंक्शन है उसको भूल जाओ कि क्या है, फिर साइन का आप लिख दो, जो डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है, साइन का कॉस होता है, तो आप साइन का लिख दो सीधा सीधा cos 2x लिख दिया। बट अब जो ये अंदर वाला फंक्शन था बेटा, उसको आप अलग से डिफरेंशिएट भी करोगे, है ना। सो d/dx 2x, उसको खोपचे में बुलाना होता है ना, कि भाई इधर आ, बड़ा स्मार्ट बन रहा है तो ऐसे। तो ये हो गया आपका cos 2x, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, देखो 2 बाहर आ जाएगा और अंदर x बचा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो ये आपका आंसर था 2 टाइम्स cos 2x, है ना। चाहो तो 2 को बाहर लिख लो, वहां अजीब सा लग रहा है देखने में, है ना बेटा, ये 2 को आप यहां पे लिख लो, तो 2 टाइम्स cos 2x, ये डिफरेंशिएशन था। अब सोचो अगर ऐसा ही कुछ सिनेरियो आपका इंटीग्रेशन में बनेगा, तो मान लो मैं बोलता हूं कि भाई यहां पे cos ले लेता हूं मैं, ठीक है ना, मैं लिखता हूं कि मेरे को भाई cos 2x का इंटीग्रेशन चाहिए, कैसे करोगे बेटा, cos 2x का इंटीग्रेशन मुझे चाहिए, है ना। मैं बताऊं, देखो यहां पे थोड़ा सा केयरफुल हो जाइएगा, 2 सेकेंड थोड़ा सा पेन वेन आप नीचे रख दीजिए बेटा, क्योंकि जो मैं बता रहा हूं वो आपके बहुत काम आएगा, है ना, ये बहुत काम आएगा। cos 2x का डिफरेंशिएशन करने के लिए आप क्या करेंगे एग्जैक्टली मेथड में आपको बताता हूं, लेकिन इसका आंसर इसी बोर्ड में छुपा हुआ है, कैसे वो भी बताता हूं। देखो जब sin 2x को डिफरेंशिएट किया, sin 2x को डिफरेंशिएट किया, है ना, डिफरेंशिएट किया d, तो क्या ये आंसर आया, है ना, क्या आंसर आया बताओ सर, 2 टाइम्स cos 2x आया, 2 टाइम्स cos 2x आ गया, है ना बेटा, बिल्कुल आ गया सर। तो जब आप cos 2x को इंटीग्रेट करने जाओगे तो पता है कितना आएगा, देखो 2 cos 2x का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, है ना, 2 cos 2x का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, तो cos 2x का क्या होगा, डिवाइडेड बाई 2, ये डिवाइडेड बाई 2 नीचे आएगा, तो आंसर आना चाहिए इसके इंटीग्रेशन का sin 2x अपॉन 2। लेकिन ये सब छोड़ो, मैं आपको जो तरीका है वो सिखा देता हूं, आप समझ जाओगे, है ना। देखो बेटा इसमें क्या करना होता है, एक छोटी सी चीज करनी होती है ना। पहली बार में आपको लगेगा कि ये टफ है, बहुत टफ है ना, लेकिन मैं बहुत आसान करके बताऊंगा आपको, और 2-3 बार क्वेश्चन करा दूंगा ना अभी, तो आप बोलोगे यार इतना भी टफ नहीं है ना, आसान लग रहा है। तो पहली बार में लगता है ये टफ, बट आपको आसान लग जाएगा, डोंट वरी। आपको क्या करना है बेटा, अब देखो मेरे को cos x का इंटीग्रेशन आता है, 2x का तो नहीं आता, 2x का तो नहीं आता, किसी ने नहीं पढ़ाया मेरे को डायरेक्ट फॉर्मूला कि 2x होगा तो ऐसा कर लेना।
तो यार 2x को मैं ना एक अलग वेरिएबल मान लेता हूं। मैं कहता हूं कि मान लेते हैं कि भाई कहां पे लिख लूं, यहां पे लिख लूं, चलो यहां पे लिख लेता हूं। मान लेते हैं कि 2x की वैल्यू ना t के बराबर है। 2x की वैल्यू किसके बराबर बेटा? t के बराबर है। ठीक, अच्छा, अब इस पूरे इक्वेशन को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में बेटा? t के रिस्पेक्ट में। देखो 2 तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन होगा नहीं, बाहर आ जाएगा, वो बाहर आ गया। x का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में आप लिखोगे dx अपॉन dt। लिखोगे? अरे भाई t के रेस्पेक्ट में कर रहे हो ना। आप बोलेंगे नहीं सर x का तो आपने 1 पढ़ाया था सर, x का डिफरेंशिएशन सर 1 होता है। बेटा x का डिफरेंशिएशन 1 होता है x के रेस्पेक्ट में, है ना, कि यहां x के रेस्पेक्ट में आप करोगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, वो ठीक है, इसका आंसर 1 आएगा, वो मानता हूं। लेकिन यहां आप x को डिफरेंशिएट कर रहे हो t के रेस्पेक्ट में, तो आप सिंपली क्या लिखोगे? d बाई डी टी इंटू एक्स। अब ये आता नहीं मुझे क्या कैसे करना है, इसको छोड़ दो ऐसे ही। x को t में कैसे डिफरेंशिएट करूंगा? नहीं कर सकता, छोड़ दो, dx बाई डी टी लिख के छोड़ दो। t के रेस्पेक्ट में पूरे को कर रहे हैं तो इसको भी करना पड़ेगा t को, तो यहां आ जाएगा t के रेस्पेक्ट में t का डिफरेंशिएशन। अब बताओ ये कितना होगा? ये तो 1 होगा, ये तो दिख रहा है ना, dt अपॉन dt, ये तो 1 होगा। तो t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में ये हो गया अपना 1, x का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में dx बाई dt। यहां से मेरे को एक चीज मिली कि dx बराबर dt अपॉन 2, सही है ना। देखो dx जो है उसको मैं लिख सकता हूं dt इधर चला गया, ये तो 1 हो चुका है पूरा, ये वाला dt इधर आया और 2 नीचे गया उसके, तो dt अपॉन 2। हाँ, क्या फायदा हुआ सर ये सब करके? 2 फायदे हुए। देखो अब मैं जहां 2x लिखा है उसको t लिख सकता हूं, है ना, और जहां dx लिखा है उसको dt बाई 2 लिख सकता हूं। अब देखो इससे फायदा क्या होगा, करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहां पे cos था, है ना, 2x की जगह पे क्या लिखना है मेरे को? t, तो cos t हो गया। अच्छा dx की जगह पे क्या लिखना है मेरे को? dt बाई 2, तो ये हो गया dt बाई 2, है ना। तो बेटा ये 2 जो है वो तो 1 बाई 2 बन के बाहर आ जाएगा, क्या कहते हो? अरे भाई डिवाइडेड बाई 2 था ना, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 था, डिवाइडेड बाई 2 था, तो 2 तो बाहर निकाल लो, क्योंकि जो कांस्टेंट होता है वैसे भी बाहर निकल जाता है, तो 1 बाई 2 बाहर आ गया। अब जो बचा है मेरे पास वो बचा है cos t dt। इसका तो मेरे पास फॉर्मूला है डायरेक्ट, क्या कहते हो यार? sin x dx cos x dx, इनका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। दिक्कत तो मेरे को इस 2 की वजह से हो रही थी ना, मैं तो ये 2x की वजह से नहीं निकाल पा रहा था ना, जबकि इसका तो है मेरे पास फॉर्मूला। तो साइन का डिफरेंशिएशन cos और cos का इंटीग्रेशन साइन। तो अब मैं लिखूंगा कि भाई 1 बाई 2 तो है ही, इसका इंटीग्रेशन हो गया साइन t, है ना, प्लस c लिख सकते हैं आप, है ना। अच्छा अब आप लास्ट में जब आंसर प्रेजेंट कर रहे हो तो आंसर आ गया, तो इस t को हटाओ और t के जगह पे आपने जो 2x था उसको वापस ले आओ, तो द फाइनल आंसर वुड बी 1 बाई 2 साइन, और t के जगह पे आपका वापस से आ गया 2x। ये इसका आंसर है, साइन 2x बाई 2। और अगर शॉर्ट में बताऊं, तो जब आप डिफरेंशिएट करते हो साइन 2x को, तो यहां पे मल्टीप्लाइड बाई 2 आता है, और साइन को डिफरेंशिएट करते हो आप मल्टीप्लाइड बाई 2, डिफरेंशिएशन में ये 2 मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन जब आप इसी को इंटीग्रेट कर रहे हो, कॉस को इंटीग्रेट कर रहे हो, तो कॉस का साइन तो होगा, लेकिन ये 2 मल्टीप्लाई नहीं होगा, नीचे चला जाएगा डिवाइडेड बाई में। अच्छी बात है, याद भी रख सकते हैं इसको, है ना। अब मुझे पता है कि कई बच्चों को थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट फील हो रहा होगा, क्योंकि उन्होंने अगर ये बात पहली बार सीखी होगी लाइफ में, पहली बार, तो जाहिर सी बात है किसी को भी होगा बेटा। लेकिन जैसे ही मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस और करा दूंगा, आपको बेटर फील होने लगेगा और आप बोलोगे कि हाँ यार ये इंटीग्रेशन इतना भी टफ नहीं है। देखो कैसे, देखो बेटा, अब मान लो मैं थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लिकेट करता हूँ, कॉम्प्लिकेट क्या मतलब चेंज कर रहा हूँ, है ना। मान लो ऐसा है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक। अब रूल बहुत सिंपल है, मेरे को cos x का आता है, cos x स्क्वायर प्लस 1 का नहीं आता है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, साइड में ये करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं t मान लूंगा, ठीक है, t मान लूंगा। अच्छा अब इसको भी t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट और इसको भी t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, है ना। t के रेस्पेक्ट में जब आप एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने जाओगे, तो पहले आप जैसे चेन रूल में नहीं करते थे डिफरेंशिएशन में,
कि अरे भाई मेरे को तो टी के रेस्पेक्ट में करना है, तू तो एक्स है। तो ये बोलेगा कोई बात नहीं, मैं कोई और फंक्शन हूं, मुझे टी मान के ही कर लो पहले तुम। तो मैं पहले इसको ऐसे नॉर्मली कर लूंगा कि एक्स स्क्वायर का हो गया 2x इंटू, अब याद है चेन रूल में जो भी फंक्शन होता था उसको अलग से बुलाते थे और अलग से फिर से डिफरेंशिएट करते थे, है ना। तो जो एक्स्ट्रा फंक्शन है बेटा वो x है, वो x है एक्स्ट्रा फंक्शन। तो यहां पे आ जाएगा आपका dx अपॉन dt। ये अगर नहीं चमका मैं दोबारा बता देता हूं, देखो इसका सिंपल तरीका बता देता हूं मैं। देखो मैं किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, t के रेस्पेक्ट में। अच्छा अगर मैं x के रेस्पेक्ट में करता तो क्या होता, देखो अगर मैं x स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता तो 2x आता, सिंपल, खत्म होगी बात और मैं आगे बढ़ जाता। लेकिन क्योंकि मैं t के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो इसलिए एक dx अपॉन dt भी लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल। जो अलग फंक्शन होता है उसको अलग से डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये आपको लिखना पड़ेगा एक्स्ट्रा, है ना। जैसे पिछली बार क्या था टर्म, पिछली बार क्या था बेटा टर्म, जस्ट हम लोग 2x को कर रहे थे, 2 तो बाहर आ गया, x को डिफरेंशिएट कर रहे थे। अब x का x के रेस्पेक्ट में पहले कर लो, x का x के रेस्पेक्ट में कितना होता है 1, तो 1 इंटू फिर dx बाई dt लिख दो, वैसा कुछ है, ठीक है। तो आप पहले x के रेस्पेक्ट में कर दो इसको, x स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में कर दो, कितना होता है 2x, फिर आप लिख दो dx बाई dt, दिखाने के लिए कि हाँ हमने टाइम के रेस्पेक्ट में भी किया है, ठीक है ना। ये हो गया। अब 1 तो अकेला है, डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, बराबर t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो यहां से आप देखेंगे बेटा कि जो अपना ये वैल्यू आ रहा है ना x dx का, है ना, या whatever, है ना, x dx का या dx का जो वैल्यू आ रहा है, तो x dx का वैल्यू आ रहा है बेटा dt डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है ना। जो x dx की वैल्यू आ रही है बेटा वो dt डिवाइडेड बाई 2 आ रही है ना। हो गया, ये हो गया, यहां तक हो गया, ठीक है। अब वही चीज है बेटा, इसको आप t से रिप्लेस करोगे, dx को उससे रिप्लेस करोगे एंड देन यू विल एक्चुअली सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना बच्चों। तो देखो इंटीग्रेशन में आपको जो जरूरत पड़ेगी वो ज्यादा से ज्यादा इसी की जरूरत पड़ेगी कि कॉस के साथ, और कौन से चैप्टर में पड़ेगी ये भी बता देता हूं। चैप्टर रहेगा आपका मेनली कई बार तो काइनेमेटिक्स में रहेगा कि आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है a sin ओमेगा t और आपको उसको डिफरेंशिएट करना है, इंटीग्रेट करना है, तो आप इससे कर लोगे। एक सिंपल रूल भी याद रख लोगे ना कि ये 2 जो है वो नीचे डिवाइड हो जाता है ना, इससे भी हो जाएगा। लेकिन इससे ऊपर की जरूरत आपको नहीं पड़ती है, जो मैं एग्जांपल यहां पे दे रहा था समझाने के लिए दे रहा था कि करना क्या होता है। तो इसको आपको t मानना है, उसके बाद करना है ना। तो अपने को इंटीग्रेशन में डीप में नहीं जाना बेटा, हम मैथ्स के स्टूडेंट्स नहीं है, हम ज्यादा डीप में जाएंगे तो हमें परेशानी मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा, है ना। हमें सिंपल रखना है, जितना फिजिक्स में रिक्वायरमेंट है उसको अच्छे से कर लेना है। समझ गए बेटा आप लोग, है ना। चलिए, तो यहां पे अपना बेटा इंटीग्रेशन का जो रिक्वायर्ड कंसेप्ट था वो पूरा अपना फिनिश होता है ना। जितना भी जरूरी था वो हमने यहाँ पे फिनिश कर दिया है, राइट बेटा। अब ऐसा है बेटा कि अगला जो होगा ना चैप्टर वो वेक्टर्स होगा, तो आप अगले लेक्चर के लिए तैयार रहिए, है ना, वो कल आएगा। और अभी थोड़ा ऑफलाइन की वजह से थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, लेकिन अब वो सॉर्टेड हो गया है, ठीक है। तो अब मेरी एक ही क्लास है बेटा ऑफलाइन की, तो मैं जाके लेके आ जाऊंगा और फिर आपका क्लास यहाँ पे लूंगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं बेटा फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए, डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स कैसा लगा आपको क्लास। मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।